तो आप सभी का स्वागत है भारतीय मानसून के आज हमारे लेक्चर में। मानसून एक बहुत ही डिवाइन, अपने आप में एक रोमांचक शब्द मानता हूं मैं भारतीयों के लिए, जहां एक सामान्य जो आपके शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी भीषण गर्मी और उमस से बहते हुए जो आपके पसीने से राहत देने वाली एक शब्द होता है, बादलों के गड़गड़ाने से जो आपकी मेघाएं जो आपकी शीतल होकर के शरीर में एक शीतलता लाती है, वहीं एक किसान के चेहरे में जहां मानसून का एक आया प्रवाह लगता है कि साक्षात भगवान आ गए हैं, क्योंकि वही आपका मानसून जो है उसके खेतों में क्या देता है, पानी देता है। भारत की जलवायु में वर्षा के लिए जो हमने पूरे एक डिटेलिंग को अभी तक हमने देखा है, जलवायु के सभी तत्व, वायु दाब, आपके पवन संबंधी, ये सभी तत्व आपस में मिलकर के एक जो सबसे बड़ा उपहार भारतीय क्षेत्र को देते हैं वो है आपका मानसून। भारत में वर्षा के लिए अगर आप देखेंगे, आपकी इस अस्थायी पवन का सबसे बड़ा योगदान है। और भारत भूभाग के साथ साथ हिंद महासागर या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी देखेंगे तो मानसून ही आपके उन देशों में वर्षा का क्या बनता है, एक कारक बनता है। ठीक, तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा भारत में मानसून। ठीक, मानसून अपने आप में एक बहुत ही बड़ी संकल्पना मानी जाती है, इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव अगर आप देखेंगे, भारतीय बजट को मानसून की धुरी माना जाता है। जिस वर्ष मानसून आपका अच्छा होगा उस मानसून के अनुरूप बजट भी आपका क्या रहेगा, प्रेवेबल रहेगा, क्योंकि भारत में लाइवलीहुड में देखेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा भाग हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ता है। और भारत में आज भी अगर हम देखेंगे एक परंपरागत कृषि के अनुसार भारतीय कृषि जो है आपके मानसून पे अधिक निर्भर मानी जाती है। मानसून आएगा, आपकी खरीफ फसलों को जो हम जुलाई से हम लेते हैं अपने रोपण में, उनमें अधिक आपके लाभ दिखता है उनके उत्पादन में। और जैसे ही वो आपके मार्केटाइज चीजें जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाते हैं तो आपके बाजार में इकोनॉमिकल क्या होता है, आपका एक बहुत बड़ा सरप्लस दिखता है। ठीक है, तो इस मानसून को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक समान इसके एक डेफिनेशन को समझेंगे, है ना। मानसून क्या है और इसके जो अल्फाबेटिकल जो आपके मीनिंग रहते हैं उसको, फिर हमें देखना है मानसून की उत्पत्ति के जो सिद्धांत आपके निर्धारित किए गए। ठीक, उसमें रिसेंट थ्योरीज को ही हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत में मानसून का प्रारूप जो दो भागों में बढ़ जाता है उसके बारे में देखेंगे। लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन है एनालिटिकल, यहां से क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके वनडे एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों का तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, इसलिए उस प्रश्नों को छूते भी नहीं, बोलते अरे बाप रे ऐसा क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं। तो ये एक मेमोराइज करने वाली चीजें नहीं, आप पहले मेरे जलवायु के टॉपिक से देखते हुए जब आप यहां पर पहुंचेंगे तो आज का मानसून का भी टॉपिक आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ जाइए, उन सभी का निचोड़ आपको कहां पर मिलेगा, मानसून में। वो रिलेवेंट थ्योरी जो हम जलवायु की पहले से देखते आ रहे हैं, वो अगर आप सही तरीके से समझ गए तो मानसून भी आप और बेहतर हायर कॉन्सेप्चुअल आपकी रेंज में आप इसको समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपने सेशन को, भारतीय मानसून। भारतीय मानसून की मीनिंग में अगर मैं कहूं, कोई एक ऐसा आपका शब्द या सेंटेंस जो मानसून को सरल भाषा में हमें स्पष्ट करता हो, तो मानसून हमारे जियोग्राफिकल नेचर में एक अस्थाई पवन जो भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का मुख्य कारण है। जनरली मानसून को जब हम अल्फाबेटिकल मीनिंग में देखते हैं, ये एक सरल भाषा में शब्द है। क्या है भाई मानसून, आपसे पूछा जाए, अस्थाई पवन है। ठीक, क्यों है अस्थाई पवन, क्योंकि ये वर्ष में एक बार अपनी
वर्ष में एक बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, इसलिए किसमें शामिल है? आपके अस्थाई पवन की श्रेणी में। पवन जब मैं पढ़ाया था तो मैं आपको क्लासिफाइड में पवन के सभी प्रकारों को समझाया था, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम टू द मीनिंग में यहां पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो मानसून एक अस्थाई पवन है जो वर्ष में एक बार जो है अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, जिसके कारण भारत में आपके मानसून के दो प्रारूप बनते हैं। पहला प्रारूप जब ये भारत में प्रवेश करती है जून माह में, दक्षिण पश्चिम मानसून, और ये मानसून का प्रारूप जो है आपके भारत में जून से प्रवेश होता है और इसका प्रभाव जो है आपके सितंबर तक क्या रहता है? आपका स्थायी रूप से बना रहता है। फिर जब ये मानसून की ये आपका प्रारूप कमजोर होता है तब भारत में लौटते हुए मानसून का दूसरा प्रारूप प्रारंभ होता है, जो अक्टूबर से लगभग नवंबर तक का माना जाता है। लौटता मानसून, द रिट्रीट, लौटता मानसून, द रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, या दिशा के आधार पे उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए, इस अस्थाई पवन का पहला अगर आप देखेंगे जो एक नॉलेजेबल आपके समुद्री जो आपका ओशियन सेलर थे आपके अल मसूदी, उनके द्वारा दिया गया था। अरबी आपके नाविक थे, जहाजों के माध्यम से आपके अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में जा करके जो भी आपके कच्चे वस्तुएं रहती थी उनके लिए क्या करते थे? ये एक देश से दूसरे देश में गमन करते थे। तो उस अरबी नाविक ने महसूस किया कि एक साल में निश्चित समय पे अगर हम समुद्रों में निकलते हैं अपने किसी गंतव्य यात्रा के लिए, तो कुछ ऐसी पवन रहती जिसके कारण आपके नदी या जल की धारा के विपरीत हमारी जो गति रहती वो क्या होती है? आपके अनुकूल हो जाती है। जब कोई भी बड़े आपके जहाज जो आपके समुद्रों में रहेंगे, अगर जलराशियां जो है आपके या वायु राशियां जो है आपके उसके अनुरूप है, तो आपकी गति क्या हो जाएगी? अधिक। मैथ्स में आप समान रूप से पढ़ते ही है। तब ये आपका एक माना गया कि ये जो अरब और आपके अफ्रीका से जुड़ा हुआ जो आपका क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र में एक विशेष पवन का प्रभाव साल में एक निश्चित रूप से होता है। इसलिए मानसून का पहला जो शाब्दिक अर्थ भी मिलता है वो आपके अरबी भाषा के मौसम से, अरबी भाषा के मौसम। मानसून किस आपके लैंग्वेज का भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के मौसम। और मौसम का सामान्य अर्थ होता है परिवर्तित होना या उलट जाना। ठीक, तो मानसूनी पवन का ज्ञान आपके अरबी नाविक अल मसूदी के द्वारा होता है, और ये किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा के मौसम से मिलके बना है। मौसम का अगर सामान्य अर्थ देखेंगे क्या होता है आपका? सामान्यतः परिवर्तित हो जाना, उलट जाना या बदल जाना। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून जो है एक अस्थाई पवन है जो वर्ष में एक बार दिशा परिवर्तित करती है, जिसके कारण भारत में मानसून के इसके दो आपके प्रारूप बनते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा आपका अक्टूबर नवंबर के बीच में उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। ठीक, और ये भारत में किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वर्षा का सबसे प्रमुख कारक। लगभग अगर आप देखेंगे 75 से 80% जो वर्षा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को आपके जून से सितंबर तक प्रारूप होती है, प्राप्त होती है, वो मानसून के आगमन के पहले प्रारूप दक्षिण पश्चिम से ही होती है, क्योंकि इसका प्रवेश भारत में 1 जून में आपके केरल से होता है, और केरल की अगर आप दिशा देखेंगे साउथ वेस्ट मानी जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? दक्षिण पश्चिम मानसून रखा गया। ठीक, अब भाई ये मानसून को लेकर के बहुत सारे आपके भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग थ्योरी दी है कि मानसून की उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण है, ये पवन ही क्यों उत्पन्न होती है। इस पवन के उत्पन्न होने के पीछे या उसकी उत्पत्ति से जुड़े हुए बहुत सारे सिद्धांत हैं। ठीक, हम मेनली अभी के जो रिसेंट थ्योरी जो 1950 के दशक के बाद दी गई है, जैसे जेट स्ट्रीम की थ्योरी हो गई आपकी, ठीक है, आपका साउदर्न ओसिलेशन का जो आपका दक्षिणी दोलन के जो आपके सिद्धांत है
उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अल नीनो जो एंसो प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, इसको हमें देखना है। आईओडी इंडियन ओशियन डायपोल, ये भी एक बहुत रिसेंट थ्योरी, इसको देखेंगे। लेकिन मानसून की उत्पत्ति के लिए सबसे जो प्राचीनतम जो आपका या पहले दिया गया जो सिद्धांत है वो है हैली का तापी संकल्पना का सिद्धांत। अब हम सीधे देखते हैं भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन कौन से सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। तो पहला है आपका हैली के द्वारा दिया गया हैली का तापी सिद्धांत। देखिए हैली का तापी सिद्धांत यानी कि आपके थर्मोस्टेट यानी कि टेम्परेचर को इसने क्या माना, महत्वपूर्ण माना, ठीक है। ये सभी सिद्धांत जो है मान के चलिए आपके जो स्टैंडर्ड के कथन कारण के बनने वाले जो प्रश्न है उसमें प्रत्यक्ष रूप से आपके क्या होंगे, शामिल होते हैं। तो इसलिए हमें समझना है, उतना समझना है जिससे हम पूरे आयाम को भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए क्या कर ले, समझ सके, ठीक। हैली का तापी सिद्धांत ये कहता है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण अगर आप देखेंगे स्थल व जल के तापन में अंतर होना। और हैली इसलिए कहते हैं कि भारतीय मानसून जो है जल समीर और स्थल समीर, ये भी जल व स्थल समीर का विस्तृत या वृहद रूप मानसून है। अब ये इन्होंने किस आधार पे कहा, इसको हमें समझने के लिए भारत की दो ऋतुओं को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ग्रीष्म ऋतु, ठीक, भारत में जनवरी अगर आप देखेंगे आपके मार्च से जो है आपके भारत में ग्रीष्म ऋतु क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखेंगे जून संक्रांति में हमारे ग्लोब में जो आपके 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा इक्वेटर है उसके ऊपर जो कर्क रेखा आपके 23.5 डिग्री में है, सूर्य का ताप जो है सीधे सीधे आपके कहां पर आ जाता है, इस कर्क रेखा में। और सूर्य के उत्तरायण की घटना वैसे ही जनवरी में मकर संक्रांति से भूमध्य रेखा से आपके उत्तर गोलार्ध की ओर क्या होती है, सीधे पड़नी शुरू हो जाती है। प्रभाव क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध का ये जो 0 डिग्री से आपका उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री का कर्क रेखा का भाग है, ये सर्वाधिक क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु में अगर आप देखेंगे, इस ग्रीष्म ऋतु में जैसे ही आपके भारत के कर्क रेखा का अक्षांशी जो भाग रहता है ये धीरे धीरे आपके तापन में आपका क्या होता है, गर्म होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब भारत में अगर आप देखेंगे ये उत्तर पश्चिम का जो भाग होता है सामान्यतः थार का मरुस्थल जो माना जाता है, ये सर्वाधिक क्या हो जाता है आपका, गर्म। और आपको पता है कि जैसे ही तापमान आपका बढ़ेगा धरती में धरातल का जो आपका वायु दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये भारत में आपका उत्तर पश्चिमी भाग किसका केंद्र हो जाता है, निम्न वायु दाब का। अब निम्न वायु दाब का हमारा उत्तर पश्चिम का भाग उत्तर जो पूरा आपका केंद्र बन रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें जो हमारा जल होता है यानी कि जो हमारा स्थल भाग होता है हिंद महासागर से लगा हुआ, यहां पर क्या होता है आपका हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। यहां पर स्थल के तापमान में उत्तर भारत में आपके निम्न वायु दाब का केंद्र बना, हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र में आपका वहां पर किसका आपका प्रभाव पड़ा, आपका उच्च वायु दाब का, क्योंकि जल समीर जो है आपकी ठंड रहती है और ठंडे आपकी जलराशियों का जो आपका वायु भार रहता है वो क्या रहता है, आपका अधिक रहता है, ठीक। इसलिए
आपकी जो पवन होती है यहां पर हमेशा जो पवन होती, मैंने आपको बताया था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये महासागरों की जो आपकी पवन होती है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित इस निम्न वायुदाब या लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाती है, ये निम्न वायुदाब आपके महासागर की उच्च वायुदाब की आपकी क्षेत्र की पवनों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और यही कारण है भारत में जल और स्थल के ताप में अंतर होने के कारण, यानी तापमान वायुदाब में अंतर होने के कारण भारत में मानसूनी पवनों का क्या होता है, प्रवेश होता है। शीत ऋतु में अगर आप देखेंगे, शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में हमें भारत की आपके मानसून का पहला प्रारूप मिलता है जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए आपके उत्तरदायी आपके तापमान और वायुदाब की आपकी स्थिति। शीत ऋतु में क्या होगा, आपका हिमालय जो आपके जेट पवनों के प्रभाव से अगर आप देखेंगे, ये तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार और हिमालयी क्षेत्र आपके भूमध्य सागर के तरफ से, यानी कि मध्य एशिया से जो आपके पहले अगर देखेंगे पश्चिमी एशिया से आने वाली पछुआ जेट पवनों के प्रभाव से आपके ये क्या हो जाता है, ठंडा और हवा जैसी वायु राशि ठंडी होती है, वो क्या करती है आपके धरातल में ज्यादा वायु दाब लगाती है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका उच्च वायु दाब का केंद्र, हाई प्रेशर, और यही जो आपका हाई प्रेशर है इसके उलट महासागर के क्षेत्र में देखेंगे आपका क्या रहता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र रहता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र। इसलिए जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा कमजोर होती है, पुनः अक्टूबर नवंबर में आपके भारत के इस उच्च वायुदाब से आपके निम्न वायुदाब यानी हिंद महासागर और आपके बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आपके लो प्रेशर के क्षेत्र की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। और भारत में आपके दूसरे मानसून के प्रारूप यानी लौटते हुए मानसून का, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून की आपकी स्थिति क्या होती है, निर्मित होती है। देखिए हेली का तापी सिद्धांत जो रहा बहुत ही सरल तापमान और ऋतु और आपके वायु दाब के संयोजन से बताया गया सिद्धांत था। इसमें स्टैटिकल कोई भी आपकी कल्पना को नहीं लाया गया था। इसलिए भारत में आपकी इस हेली के तापी सिद्धांत को एक सामान्य रूप से क्या किया जाता, आपका स्वीकार किया जाता। और बाद में तापन और उसके पूरे एनालिटिकल आपकी चीजें आई तो उससे आपकी इसको परफेक्शन क्या किया गया, आपका दिया गया। और भारत में वाकई में मानसून की उत्पत्ति में तापन के सिद्धांत का बहुत बड़ा क्या माना जाता है, योगदान माना जाता है। कभी भी प्रश्न आएगा कि भारत में उत्पत्ति के मानसून के रिट्रीटिंग या फिर उसके बनने के लिए आपके स्थल और जल के तापन में आपका बहुत बड़ा योगदान है या फिर उसमें ताप में जो अंतर होता है ये आपके मानसून की उत्पत्ति में सहायक है, तो बिल्कुल हमें क्या मानना है, सही मानना है। ठीक।